हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूं आपका स्टडी विद पीस चैनल पर। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आज हम साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी क्लास फ्रॉइड के बारे में हम आज पढ़ेंगे। उनका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को दिखाया है। सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक हैं। कहा जाता है कि ये बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे, जिन्होंने बहुत ही शांति से अपनी सारे जो खोजें हैं वो की थी, सारे सिद्धांत दिए थे। इनमें से एक मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण इन्होंने रखा था, जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने जो सिगमंड फ्रॉइड थे, इन्होंने दो वो दिए थे। एक था मुक्त सहचर्य और सपनों का विश्लेषण। इन्होंने बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसका सहचर्य फ्री एसोसिएशन के द्वारा वो लाइफ जीता है, और जब थोड़ा एडल्सेंस में आता है तो सपनों की दुनिया में वो रहता है। तो उन्होंने ये जो सिगमंड फ्रॉइड थे, ये एक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। ये 1856 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक रहे। ठीक है। चेतना का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ऑस्ट्रेलियन मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने चेतना, अचेतन मन और अर्धचेतन मन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, इन तीनों चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। ईगो और सुपर ईगो का भी इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने कुछ रक्षा युक्तियाँ भी बताई हैं, उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज हम इसका। देखिए, सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड 1856 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक रहे। ये ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने चेतना का विज्ञान और अर्ध चेतन कॉन्शियस, देखो चेतना, अचेतन और अर्धचेतन, यानी कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और अर्धचेतन कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। चेतना होती क्या है। चेतना के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि चेतना क्या है। मस्तिष्क की जन्मजात अवस्था चेतना होती है। वर्तमान वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है। वास्तव अनुभव की अनुभूति होती है। देखिए, आप लोगों को ऐसे समझ में आएगा। जब अब हम फिलहाल जो काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा माइंड बिल्कुल कॉन्शियस होके पढ़ रहा है। जो बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, उसका ध्यान बिल्कुल यहीं पे होगा, वो किसी और सोच में नहीं होगा। बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर वो ध्यान दे के पढ़ रहा होगा। वो होती है कॉन्शियस माइंड। जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो हम कर रहे हैं फिलहाल, वो होता है चेतना का विज्ञान। ठीक है। और अचेतन क्या होता है। अचेतन मन, यानी जो अचेतन मन होता है, जो पुरानी यादें होती है ना, अचेतन मन में होती है। सारी जो काम हो चुके होते हैं, जो घटनाएं हो चुकी होती है, सारी अचेतन मन में होती हैं। जैसे कभी कभी हम जैसे अब पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम हमें पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं और पढ़ाई से हमारा ध्यान भटक जाता है ना। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम पूजा करने बैठते हैं तो पूजा में ध्यान नहीं लगता, हमें पहली बातें याद आती रहती है कि उसने उस टाइम हमें ये कहा था, बहुत बुरा लगा था, उसे ये नहीं कहना चाहिए था। ऐसी चीज़ें घूमने लगती है, याद आने लगती है। तो वो अचेतन मन में होती है सारी। मतलब अचेतन मन होता है स्टोरेज, जो एक तरह से आप बोल दीजिए, जो प्याजे ने स्कीमा बताया था ना, ऐसे ही ये अचेतन मन होता है। इसमें घटनाओं का संग्रहण होता है। मतलब जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उनको, उनका स्टोरेज होता है। वो सारी चीज़ें अचेतन मन में होती हैं। नियंत्रण से बाहर सबसे जरूरी चेतन पुरानी कड़वी यादें, यानी पुरानी बातों को हम याद करते हैं। अनैतिक सामाजिक जो ज़रूरतें होती हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होती है, सेक्सुअल ज़रूरतें होती है, वो
अचेतन मन में होती हैं। अब आ जाते हैं अर्धचेतन पे। चेतन व अचेतन के बीच की स्थिति को जो बैलेंस करता है उसको कहते हैं अर्धचेतन मन। ठीक है, आप अपने पूर्व अनुभव और यादें अचानक भूल जाना, अटक जाना और जोड़ देने पर उसका याद आ जाना, ये अर्धचेतन मन में होता है। ठीक है, अर्धचेतन मन थोड़ा कॉन्शियस, थोड़ा जगा हुआ, ये थोड़ा बेहोश, है ना, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर मन भटक जाता है, वो अर्धचेतन मन होता है। ठीक है, आधे मन से जो हम पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इद, ईगो और सुपर ईगो में। ठीक है, इद, ईगो और सुपर ईगो। इद क्या होता है? ये उत्तेजना का संग्रह होता है, ये सुख चाहता है। इड जो होता है वो सुख चाहता है, वो अपनी मन मर्जी करता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ अपने मन की करता है। जो इदम होता है वो सिर्फ अपने मन की करता है। उत्तेजना का संग्रह होता है, उत्तेजना का संग्रह होता है, सुख के सिद्धांत होते हैं। अचेतन मन का राजा होता है, यानी मैंने अभी पहले बताया था ना, अचेतन मन का राजा होता है। और कुसमायोजन होता है, वो कुसमायोजन करता है, अच्छी चीजें नहीं करता, वो गलत गलत चीजें सोचता है, मतलब अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो उसके मन में आता है वो करता है, इद वो होता है ना। अब आ जाते हैं ईगो पे। इद और सुपर ईगो को बैलेंस करता है, वास्तविकता के सिद्धांत समायोजन का कारक है, यानी वो वास्तविकता पे काम करता। जो ईगो है, हम कई बार कहते हैं ना ये तो बड़ी ईगो में, एटीट्यूड में रहता है, वो ईगो नहीं होती। ईगो होती है जो वास्तविकता को बैलेंस करता है, वो होता है ईगो। जैसे इद की इच्छाओं का दमन करता है, और सुपर ईगो बहुत ज़्यादा साधु जो होता है, बहुत ज़्यादा साधु बनने की जो इंसान कोशिश करता है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे के बीच और बहुत ज़्यादा बुरे के बीच ईगो जो होता है वो बैलेंस करता है चीज़ों को। ठीक है, चलिए। सुपर ईगो नैतिकता, मतलब मॉरलिटी होती है सुपर ईगो में। इद की मनमानी से सतर्क रहता है, मतलब बुरी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करता है, एक मतलब बिल्कुल साधु इंसान होता है ना। और ईगो होता है जो बिल्कुल खराब इंसान, यानी इद पे, और जो बहुत ही ज़्यादा साधु, बहुत ही अच्छा इंसान, उसमें ईगो जो होता है वो दोनों में बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, अब इदम की दो चालक ऊर्जाएं होती है, एक होती है ईरोस। ईरोस क्या करता है? ग्रीक पौराणिक कथाओं, प्रेम के देवता, यौन इच्छा, प्रजनन इच्छा, दर्द से बचाव, यह सब शामिल है। इरोज इन सब चीज़ों से इसको बचाता है। और जो थेनेटस होता है वो क्या होता है? मृत्यु बल या सहज ज्ञान, हिंसा, आक्रामकता और नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं के लिए जिम्मेदार, मौत और विनाश के लिए चालित होता है। ठीक है, ये दो सोच होती हैं इद की, जो उसके लिए ये काम करती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रक्षा युक्तियों पे। रक्षा युक्तियों पे आ जाते हैं। देखिए, रक्षा युक्तियां जैसे आइडेंटिफिकेशन, आत्मीकरण, तदात्मीकरण। देखो थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, थोड़ा आप वो कर लेना इसका। आइडेंटिफिकेशन, आत्मीकरण, जैसे कोई इंसान होता है, हम कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं या फिर कहीं हम रिश्तेदारी में जाते हैं, तो हमें कोई बहुत अच्छा इंसान मिलता है जो बड़ी पोस्ट पे होता है, तो हम क्या करते हैं पता है? ये इस इंसान को हम जानते हैं, ये हमारा रिलेटिव है, तो आइडेंटिफिकेशन कहते हैं उसको, किसी से लाभ प्राप्त करना, उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। एस्केप होता है पलायन, किसी से भाग जाना। जब हम डर से किसी काम को नहीं करना चाहते तो हम उसको बदल देते हैं, उससे पलायन कर देते हैं, उसको देख के भाग जाते हैं, उसको करने की कोशिश नहीं करते, तो हम उससे पलायन कर लेते हैं, उसको इरेज कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं। और इसमें होती है कल्पना प्रभा। तीसरा नंबर आ जाता है फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, कल्पना प्रभा, दीवा सपने देखना, यानी जो इंसान दीवा सपने देखता है, दिन में ही सपने देखता है, उसको कहते हैं डे ड्रीमिंग। अरे आज तो मैं ये करूँगा, आज वो करूँगा, मतलब सपने ही सपने में रह जाता है, वो होती है डे ड्रीमिंग, फैंटेसी। ठीक है, कल्पना प्रभा जो सिर्फ सपनों में ही रहता है। अब चौथा आ जाते हैं शोधन,
मार्गांतीकरण, उद्दातीकरण, सबलाइजेशन, ठीक है। और 5वीं होती है प्रतिस्थापन या विस्थापन, यानी किसी की जगह किसी और को रख देना। यानी जैसे हम कहते हैं ना, किसी ऑफिस में हमें गुस्सा आता है तो हम किसी का गुस्सा किसी पे उतार देते हैं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। नहीं सॉरी, ये तो ये नहीं था, हाँ ये गलती से बोल गया है मुझ पे। देखो, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में असमर्थ होना, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में असमर्थ होना, कहीं और विकल्प निकालना या लक्ष्य बदलना। अपनी भावनाओं को जो प्रदर्शित करने में असफल होता है, असमर्थ होता है, और अपनी जो वैकल्पिक चीजें हैं उनको, लक्ष्य को बदल देता है, तो ये होता है प्रतिस्थापन और विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन क्या होता है? अपनी कमियों को दूसरों पर करना। जैसे हम कहते थे ना कि हमें अंगूर नहीं मिलते तो हम कहते थे कि अंगूर खट्टे हैं, और हमसे कोई काम नहीं होता तो कह देते हैं ये मेरी गलती थोड़ी है, तूने ही ये किया था, इस वजह से मैं ऐसा हुआ, है ना। तो हम अपनी गलती का ठीकरा किसी और पर डाल देते हैं, तो वो हो जाता है प्रोजेक्शन, अपनी गलती को दूसरों पर डालना, ठीक है। अब आ जाता है दमन, रिप्रेशन का मतलब होता है दर्दनाक अनुभवों का अचेतन में दबा देना, यानी अपने जो दुख है, अपने दुखों को दबा देना, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना, किसी के सामने बताना नहीं, अपने अंदर ही उन दुखों को, उस दर्द को, उस टेंशन को दबा के रखना, ये है रिप्रेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रतिगमन पे। प्रतिगमन क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है भूतकाल में लौटना, यानी अडल्ट का बच्चे की तरह होना। रिग्रेशन का मतलब होता है जैसे हम बड़े हैं तो हमारा कभी कभी मन करता है ना हम बच्चों की तरह बिहेव करें, तो भूतकाल में चले जाना और बच्चों की तरह बिहेव करना, वो होता है रिग्रेशन। और एक आता है क्या है ये, देखते हैं, तर्क संगतीकरण, तार्कीकरण, युक्तिकरण, औचित्य स्थापन, यानी रैशनलाइजेशन, ठीक है। क्या है ये? रैशनलाइजेशन में होता क्या है? रैशनलाइजेशन में होता है अपनी असफलता के लिए छिपाना, ठीक है, अपनी सफलता को छिपा देना, वो होता है रैशनलाइजेशन। अपनी असफलता को छिपाना। हम अगर किसी जैसे कोई एचटेट का पेपर है, सीटेट का पेपर है, या किसी और टीचिंग एग्ज़ाम का पेपर है, या फिर स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं, किसी का भी पेपर लगा लो, उसमें अगर हमें असफलता प्राप्त हो जाती है तो हमें ना हिचक आ जाती है कि हम अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। डिनायल। अब आ जाते हैं डिनायल पे। 10 नंबर का होता है डिनायल, अस्वीकारीकरण, मतलब किसी चीज को स्वीकार नहीं करना, डिनायल कर देना, किसी चीज को अस्वीकार कर देना, ठीक है, वो होता है डिनायल। किसी चीज को स्वीकार ना करना, वो होता है डिनायल, अस्वीकारीकरण। 11वीं हमारी आ जाती है प्रतिक्रिया निर्माण, विपरीत रचना, रिएक्शन फॉर्मेशन। ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन होता है टोटली उल्टा व्यवहार करना, ईगो शमशान के पास डर पर सीटी बजाते हो खुश दिखना, यानी मतलब एक तरह से ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी सिचुएशन के हिसाब से उल्टा व्यवहार करना। यानी अगर कोई मर गया है तो मरने पे सब रोते हैं, वहाँ पे हंसना, सीटी बजाना, जोर जोर से चिल्लाना, है ना, वो होता है रिएक्शन फॉर्मेशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से उल्टा कार्य करना, वो होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। आई होप आपको ये 11 की 11 जो ये रक्षा युक्तियाँ हैं डिफेंस मैगनीज में हैं, तो ये सारी
याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ये सारा जो छोटा सा एक वो था चैप्टर फ्रॉइड के बारे में, आई होप मैं आपको समझाने में सफल हो गई होंगी। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं और अच्छे से तैयारियां करके लाऊंगी आगे का चैप्टर। तो चलिए, अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके इसको सबके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।